लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था चैप्टर 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 31 और उसके रिगार्डिंग रूल नंबर 46 जो है हमने लास्ट पार्ट में कवर अप किया था। सेक्शन नंबर 31 के सब सेक्शन 1 में हमने बात करी थी कि टैक्सेबल गुड्स के रिगार्डिंग किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट रहेगा, कब टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना होगा। तो हमने सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में देखा था कि रजिस्टर्ड पर्सन को टैक्सेबल गुड्स के केस में कब इनवॉइस रेज करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल या फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेकिंग अवेलेबल। तो तीनों सर्कमस्टांसेस में से जो भी हो जाएंगे, तो ऐसे केसेस में जो है उस इंसिडेंट से पहले जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। सबसेक्शन 2 में हमने बात करी थी कि टैक्सेबल सर्विसेज के केस में कब टैक्स इनवॉइस इशू करना है। तो उसमें हमने देखा था कि वहां पे 30 दिन का टाइम हमें मिलता है बिफोर और आफ्टर के लिए। बिफोर तो कर ही सकते हैं और अगर बाद में कर रहे हैं तो बाद में मैक्सिमम कितना, 30 दिन, और अगर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो 45 दिन का वहां पे हमें जो है टाइम मिलेगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि वहाँ अगर टैक्स इनवॉइस के अलावा अदर डॉक्यूमेंट को भी जो है हम टैक्स इनवॉइस मान सकते हैं। वो अदर डॉक्यूमेंट कौन से हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, एयर टिकट वगैरह जो है बैंक गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी हैं कि इन चीज़ों को भी टैक्स इनवॉइस माना जा सकता है। इसके अलावा हमने सबसेक्शन 3 में बात करी थी कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्र जब नई रजिस्ट्रेशन होती है, उस केस में जो है हमें टैक्स इनवॉइस की जगह रिवाइज्ड इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा जब हम लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो जाएँगे, और जिस दिन हमें रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, उस ड्यूरेशन के बीच में जो हमारी सप्लाई रहेगी, उसके लिए जो है हमें रिवाइज्ड इनवॉइस जो है इश्यू करना होगा। उसके बाद हमने बात करी थी कि अगर वैल्यू जो है टैक्सेबल सप्लाई की ₹200 से कम है, तो उस केस में जो है हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है इनवॉइस रेज़ कर सकते हैं पूरे दिन का। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में जो है हम कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज़ कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पर्सन को तो हमें जो है अलग से इनवॉइस देना ही पड़ेगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि अगर हमारी एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज है या फिर हम अंडर कंपोजिशन स्कीम के तहत जो है अपनी सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें टैक्स तो चार्ज करना नहीं है। तो उस केस में हम टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करेंगे, हम क्या इशू करेंगे, बिल ऑफ सप्लाई उस केसेस में हम इशू करेंगे, राइट। और उसमें जो है कोई भी टैक्स जो है चार्ज नहीं होगा। इसमें भी सेम वे में जो ऊपर प्रोवाइडेड डेट डाला गया था, सेम यहाँ पे भी प्रोवाइडेड डेट है कि अगर ₹200 से कम की वैल्यू है, तो पूरे दिन की कंसोलिडेटेड सप्लाई जो रहेगी, उसका जो अमाउंट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम जो है पूरा कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई जो है इश्यू कर सकते हैं। इसके पॉइंट नंबर डी में हमने बात करी थी कि रिसीट वाउचर हमें इश्यू करना पड़ेगा इन केस हमने जो है एडवांस किसी से रिसीव किया है, तो हमें उसको क्या देना पड़ेगा, रिसीट वाउचर इश्यू करना पड़ेगा। ई पॉइंट में हमने बात करी थी कि वहां पे अगर रिसीट वाउचर जो हमने लिया है उसके अगेंस्ट जो है हमने अपनी सर्विसेज सप्लाई नहीं करी हैं, तो उस केस में क्या रहेगा, हमें रिफंड, वो अमाउंट जो है रिफंड करना होगा। उसके लिए हमें जो है रिफंड वाउचर यूज करना होगा। इसके रिगार्डिंग हमने और डिस्कशन करी कि इसको हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। इसकी जगह हम टैक्स इनवॉइस जो है साथ में टैक्स इनवॉइस इश्यू कर सकते हैं, जिसको हम बाद में क्रेडिट नोट, अगर हमें रिफंड करना पड़ता है तो हम क्रेडिट नोट से एडजस्ट कर देंगे। एफ पॉइंट में हमने सेल्फ इनवॉइसिंग के बारे में बात करी थी कि आरसीएम के केस में जो है हमें टैक्स पे करना है, एज अ रेसिपिएंट जो है टैक्स पे करना है, तो हमें एज अ रेसिपिएंट जो है सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होगी, और इनवॉइसिंग करके उसी इनवॉइसिंग के ब्याह पे हम जो है क्रेडिट भी ले सकेंगे। जी पॉइंट में हमने बात करी थी, वो भी रेसिपिएंट के लिए था, और रेसिपिएंट के क्या करना था, जब वो रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करेगा, तो उस पेमेंट करते टाइम उसको जो है पेमेंट वाउचर जो है इश्यू करना होगा। दोनों पॉइंट नंबर एफ और जी में हमने बात करी थी कि इनके टाइम जो है अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट नंबर जी में पेमेंट वाउचर इश्यू करना है, ये जब पेमेंट करेगा तब इश्यू किया जाएगा, और ऊपर सेल्फ इनवॉइसिंग जो है, जब हमारे ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आएगी, उस टाइम पे हमें जब इनवॉइस रेज़ करना है और जीएसटी पे करना है एज़ पर आरसीएम, तो उस टाइम पे हमें सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होगी। तो दोनों के टाइम जो है अलग-अलग हो सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में हमने बात करी थी, जहाँ पे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करी थी। वहाँ पे कंटीन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टैक्स इनवॉइस कब रेज़ करना है, बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सच स्टेटमेंट जो है हमें जो है टैक्स इनवॉइस इश्यू करना है। हमने न्यूज़पेपर का यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि हमें रेगुलर बेसिस पे जो न्यूज़पेपर रिसीव हो रहे थे, उसकी मंथली स्टेटमेंट जब हमें मिल रही है, उससे पहले-पहले जो है न्यूज़पेपर जो प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो है टैक्स इनवॉइस रेज़ करना है।
इसके बाद कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस में हमने बात करी थी, अलग अलग इसमें जो है डिस्कशन करी थी कि अगर ड्यू डेट है, स्पेसिफिक है, तो उस ड्यू डेट से पहले टैक्स इनवॉइस इशू करना है। अगर ड्यू डेट नहीं है तो उस केस में हमें ये देखना है कि वहां पे उस केस में जो है ड्यू डेट नहीं है, लेकिन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट का किस तरीके से जब जब अमाउंट रिसीव होगा, उस अमाउंट रिसीव होने के जो टाइम पीरियड रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो है उस जब जब अमाउंट रिसीव होगा उससे पहले जो है हमें जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। इसके बाद हमने बात करी थी कि जहाँ पे जो है लिंक, अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है कि कंप्लीशन ऑफ द इवेंट के बेसिस पे जो है हमें पेमेंट रिसीव होनी है, तो जब हमारा कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट हो जाएगा तो उससे पहले जो है हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में हमने बात करी थी, जहाँ पे सर्विस जो है हमारी बीच में ही खत्म हो गई थी, तो जहाँ पे हमारी सर्विस खत्म हो गई तो उस डेट तक तो जो है हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 में हमने बात करी थी कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन वन के हिसाब से जो टाइम फ्रेम रिमूवल वाला बात करी गई है और मेकिंग अवेलेबल वाली बात करी गई है वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो कौन से केस में एप्लीकेबल नहीं होगी? जहाँ पे गुड्स जो भेजे गए हैं वो अप्रूवल के लिए भेजे गए हैं, तो अप्रूवल के लिए भेजे गए हैं तो उस केस में क्या रहेगा, जिस दिन वो अप्रूवल के लिए भेजे और वहां से सेल आउट हो गए तो उस दिन जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। और अब जो अप्रूवल के लिए भेजे वो मैक्सिमम 6 महीने के तक जो है या तो हमारे पास वापस आ जाने चाहिए या फिर वो सप्लाई हो जाने चाहिए। सप्लाई हो गया तो उस दिन पे टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा, अदरवाइज 6 महीने के अंदर वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो छठे महीने पे जो है हमें टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। तो ये जो है हमारी सबसेक्शन 7 जो है वो एक्सेप्शन बन जाती है सबसेक्शन 1 की। राइट, ये सारी बातें हमने सेक्शन 31 में लास्ट डिस्कशन में कवरी करी थी। आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो सेक्शन 31 ए से शुरू करने जा रहे हैं। 31 ए में जो हम बात करेंगे, ये जो है 31 ए, ये सेक्शन के जो है नाम से ही बता रहा है कि ये जो सेक्शन है वो बाद में इंसर्ट किया गया था। ये इंसर्ट किया गया था फाइनेंस एक्ट 2019 के बजट में, जो है ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस किया गया था और 1 जनवरी 2020 से जो है ये इसको इफेक्ट में लाया गया था। ये सेक्शन जो बेसिकली लाया गया है, ये लाया गया था ताकि जो बी2सी की जो सप्लाई है उसको जो है थोड़ा-सा सुपरविज़न जो है करी जा सके और वहाँ पे टैक्स इवेजन को रोका जा सके। इसमें क्या कहा गया, आइए देखते हैं। इसका सेक्शन कहता है कि गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट को लगता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन वो provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or service or both made by him and given option to the recipient to make the payment accordingly in such manner and subject to the condition and restriction as may be prescribed। आइए देखते हैं ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। अब हम ये लगा लो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो नया जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, सेक्शन 31 ए, हमने जो लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिए थे उसी से इसको कोरिलेट करते हैं। राइट, ये मान लो ये ये बर्गर किंग है। राइट, यहाँ पे कोई पर्सन आया, उसने बर्गर लिए, उसने उसका उसका 100 रुपए का मान लो इनवॉइस बना, इसने 100 रुपए पे करे, इसने बर्गर कंज्यूम किया और ये चला गया। दूसरा पर्सन आया, उसने भी वहाँ पे 200 रुपए के जो है बर्गर्स लिए, उसके बाद वो जो है लेके चला गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी कस्टमर आएगा वो आएगा, पैक कराएगा या फिर वहाँ कंज्यूम करेगा और चला जाएगा। राइट, यही सिनेरियो बनेगा। अब इसकी जो सेल रहेगी बर्गर किंग की, यहाँ पे इसकी बर्गर किंग की जो सेल रहेगी वो मोस्टली अगर देखा जाए तो सारी की सारी इसकी B2C सेल रहेगी। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर सेल रहेगी, जहाँ जो जो सप्लाई कर रहा है उसके लिए बिजनेस है और जो कंज्यूम कर रहा है उसके लिए वो जो है कस्टमर कैटेगरी का है, वो कंज्यूमर है। उसको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको तो क्रेडिट लेना नहीं है, ये तो अपने प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी लगाएगा। मान लो 100 रुपए का उसका बिल था, उसका एप्लीकेबल रेट मान लो 5% था, 5% ये जीएसटी लगाएगा। ये पहला वाला पर्सन 105 रुपए दे जाएगा, यहाँ पे मान लो 105 की ये बनी,
दूसरा वाला भी जो है 200 रुपए के ऊपर 10% जीएसटी दे जाएगा, 210 रुपए उसका जीएसटी बन जाएगा। ये 500 रुपए के ऊपर 25% 25 रुपए जीएसटी, 525 रुपए ये दे जाएगा। ये तीनों ने जो है क्रेडिट नहीं लेना। तीनों ने क्रेडिट नहीं लेना, क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमें 17(5) वैसे भी हमें मना करता है। 17(5) हमने डिटेल में पढ़ा था, जब हमने आईटीसी का चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ पे कंडीशन थी कि फूड एंड बेवरेजेस का आईटीसी हमें अलाउ नहीं होगा, हमें अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में चाहे वो कोई भी केसेस में जो है फूड एंड बेवरेजेस को कंज्यूम कर रहा है, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जब तक कि अल्टीमेट इनका काम भी जो है आउटवर्ड सप्लाई भी फूड एंड बेवरेजेस को, वहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन थी कि आउटवर्ड सप्लाई भी अगर सेम होगी तो ही आईटीसी ऐसे केसेस में फूड एंड बेवरेजेस का मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन केसेस में इन इंडिविजुअल की कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, ये तो सीधा सीधा आ रहे हैं और कंज्यूम करके जा रहे हैं। सारी की सारी जो इनकी सेल है बर्गर किंग की, ऑलमोस्ट इनकी सारी की सारी B2C सेल हो रही है। तो B2C सेल में गवर्नमेंट के लिए क्या दिक्कत थी? गवर्नमेंट के लिए क्या दिक्कत है? B2C सेल है। यहाँ पे ट्रैकिंग कर पाना थोड़ा-सा कहीं न कहीं मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट को, क्योंकि जितना ये अपना ये जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं, ये जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं ₹5, ₹10, ₹25, ये जो जीएसटी इसका बन गया ₹40 का, क्या ये पूरा ₹40 जो है, ये गवर्नमेंट को डिपॉज़िट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्योंकि ट्रैक कर पाना मुश्किल है। बी2सी सेल है, बर्गर किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उनके लिए बी2सी सेल है। अगर उसने किसी एक पर्सन की ये ₹500 की अगर ये सप्लाई नहीं भी दिखाई, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? इसलिए ऐसे केसेस में जहाँ पे बी2सी सेल रहती है, वहाँ पे सुपरविज़न करने के लिए जो है एक नया प्राविधान लाया गया, सेक्शन 31 ए इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हमें कहा गया कि कुछ क्लास ऑफ पर्सन के लिए जहाँ पे पेमेंट रहेगी, डिजिटली मोड पे पेमेंट रहेगी। अगर डिजिटली मोड में पेमेंट हो जाएगी, तो कहीं न कहीं ईज़ी हो जाएगा गवर्नमेंट को ट्रैक करना, क्योंकि गवर्नमेंट के इन केसेस में क्या होगा, वो जो बर्गर किंग को पैसा आएगा, वो सीधा-सीधा उनका बैंक अकाउंट में चला जाएगा, और बैंक अकाउंट में अगर पैसा गया, तो किसी न किसी सप्लाई के अगेंस्ट गया होगा, और सप्लाई के अगेंस्ट गया होगा, तो वो कहीं न कहीं उस ट्रांज़ैक्शन को जो है अवॉइड करना बर्गर किंग के लिए जो है मुश्किल हो जाएगा। तो उसको जो है वो ट्रांज़ैक्शन दिखानी पड़ेगी और उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। ताकि इस तरीके की जो है ट्रांज़ैक्शन को कोई हाइड ना कर सके, इसलिए कुछ क्लास ऑफ पर्सन को जो है कहा गया कि आप जो है डिजिटल पेमेंट के थ्रू जो है अपनी जो है रिसीट जो है उसको जो है वहाँ पे शो कीजिए। तो आइए सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 31 ए इसके रिगार्डिंग में, अब दोबारा से उसको रीड करते हैं। अब ये सेक्शन 31 ए क्या कहना चाह रहा था? फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू रेसिपिएंट। इसमें क्या किया गया? रेसिपिएंट को जो है फैसिलिटी दी गई। किसको दी गई? बर्गर किंग को नहीं कहा कुछ, कस्टमर्स को फैसिलिटी दी गई कि भैया आप आके जब आप पेमेंट कर रहे हो तो आप डिजिटल मोड पे जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके जो है डायरेक्टली पेमेंट कर दीजिए। क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, डायरेक्टली पेमेंट कीजिए, ताकि इंस्टेड ऑफ कैश आपको जो है आप जब डिजिटल पेमेंट के थ्रू जब पे करोगे तो डायरेक्टली वो बैंक अकाउंट में जाएगा, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट होएगी ही होएगी, और प्रॉपर गवर्नमेंट को जो है इसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल हो जो मिलना था वो उसको गवर्नमेंट को मिल जाएगा। तो इसलिए क्या कहा गया? गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल प्रिस्क्राइब अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो कौन से क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को? इस तरीके का जिनकी अगर हम कहें बी2सी सप्लाईज रहती हैं, उन केसेस को जो है वहाँ पे गवर्नमेंट ने उन रजिस्टर्ड पर्सन को जो है नोटिफाई करा गया, और उनको कहा गया प्रोवाइड अ मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टू द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ मेड बाय हिम, गिव्स ऑप्शन टू द रेसिपिएंट। गो गिव ऑप्शन टू द रेसिपिएंट। ऐसा नहीं कर सकता गवर्नमेंट कि वो मैंडेटरी कर दे रेसिपिएंट के लिए कि भैया आपको तो रेसिपिएंट अब आपको तो जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही करनी पड़ेगी, आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। ऐसा हम गवर्नमेंट जो है रेसिपिएंट को दबाव नहीं डाल सकती कि आप कैश में आप जो है डिजिटली ही पेमेंट कीजिए, आपको जो है कैश में पेमेंट अलाउ नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इसलिए यहाँ जो वर्ड का यूज़ किया गया, यहाँ पे ऑप्शन वर्ड का यूज़ किया गया कि गवर्नमेंट जो है क्लास ऑफ पर्सन को मोड प्रिस्क्राइब कर देगी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए, और जहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा रेसिपिएंट को,
रेसिपिएंट को ऑप्शन दिया जाएगा टू मेक पेमेंट अकॉर्डिंगली। उसके सामने क्यूआर कोड का स्कैनर रख देंगे बर्गर किंग में, अगर आपने बर्गर लिए आप स्कैन कीजिए और उसको उसके थ्रू जो है पेमेंट कीजिए, पेमेंट डिजिटली मोड पे जो है बर्गर किंग को रिसीव हो जाएगी। तो इस तरीके का जो है सेक्शन 31 ए के थ्रू जो है एक फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करा गया डिजिटली पेमेंट के लिए। और कौन इसको यूज करेगा? रेसिपिएंट इस फैसिलिटी को जो है यूज कर सकता है। गवर्नमेंट ने अपने को सेफ गार्ड करने के लिए इस तरीके के स्टेप लिए, ताकि अगर टोटली इनकी कैश में सेल होती, अगर टोटली बर्गर किंग, डोमिनोज, अगर इन सब की टोटली कैश में सेल होती, मैं एग्जांपल बर्गर किंग, डोमिनोज कह रहा हूं, लेकिन B2C की कैटेगरी और भी हो सकती है, जहां पे सीधा कंज्यूमर जो है जा रहा है एक शॉप पे और वो कंज्यूम कर रहा है और वहां पे उसको क्रेडिट से कोई, उसको आईटीसी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे केसेस में इवेजन ना हो, तो इसलिए जो है गवर्नमेंट ने इस तरीके का वहां पे जो है मैनर प्रिस्क्राइब किया कि आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू जो है वहां पे फैसिलिटी देनी होगी रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट ताकि उस फैसिलिटी को यूज करके जो है डिजिटली जो है पेमेंट कर सके। तो यही यहाँ पे बात लिख दी है, फॉर सम नोटिफाइड क्लास ऑफ पर्सन गिव एन ऑप्शन टू द रेसिपिएंट, गिव ऑप्शन टू द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को जबरदस्ती नहीं कर सकता, रेसिपिएंट के पास ऑप्शन है, सामने स्कैनर पड़ा है, आप स्कैन कीजिए, पेटीएम कीजिए, फोन पे से पेमेंट कीजिए, वहां पे डिजिटल स्कैनर पड़ा है, आप स्कैन के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। टू मेक पेमेंट वाई डिजिटली पेमेंट, this is to curb the black money transaction as the payment received other than cash, जो कि अदर देन कैश जैसे कि कैसे हो गई, ये पेटीएम वगैरह के थ्रू हो गई, और डायरेक्टली जो है आपके अकाउंट लिंक के थ्रू, क्यूआर कोड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू जो हो गई। तो इस केस में कैन नॉट बी एस्केप्ड इजिली, अगर पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जा रही है तो वो इजिली उसकी जो है उसको उसका इवेजन नहीं हो सकता। तो इसलिए जो है ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया फाइनेंस एक्ट 2019 के बजट के थ्रू, और 1 जनवरी 2020 से जो है ये इफेक्ट में आया। इसके बाद सेक्शन नंबर 32 कहता है, वो प्रोहिबिशन लगाता है, वो रोक लगाता है ऑन द अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, अनऑथोराइज्ड मतलब ऑथोराइज्ड ही नहीं है, अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स अगर ऐसा है तो उसको रोकने के लिए सेक्शन 32 में जो है 2 सब सेक्शन डाले गए। 2 सब सेक्शन क्या कहते हैं? पहला सब सेक्शन कहता है पर्सन वो इज नॉट रजिस्टर्ड, वो इज नॉट रजिस्टर्ड मतलब किसकी बात कर रहा है? ये अनरजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहा है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो अपनी सप्लाई पे टैक्स लगाएगा? नहीं लगाएगा। जब वो अपनी सप्लाई पे टैक्स नहीं लगा रहा तो वो सप्लाई पे वो अनरजिस्टर्ड है, उसके बाद जीएसटी नंबर ही नहीं है, वो ना जीएसटी चार्ज करेगा ना उसको डिपॉजिट करना है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है shall not collect, shall not collect in respect of any supply of goods and services any amount by way of tax, टैक्स चार्ज नहीं कर सकता। उसने सप्लाई करी 1 लाख रुपए की तो वो 1 लाख रुपए का ही इनवॉइस देगा, वो वहां पे जीएसटी उसका इंपोज नहीं कर सकता। उसके बाद कोई जीएसटी नंबर नहीं है, वो जो अपनी जो है नॉर्मल इनवॉइस इशू करेगा और 1 लाख रुपए उसको चार्ज कर लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे रोक देने के लिए, एक रोक लगाने के लिए जो है यहाँ पे सबसेक्शन 1 में ये लिखा गया कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसके पास कोई पावर नहीं है कि कोई वो टैक्स जो है कलेक्ट कर सके। अनरजिस्टर्ड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स, जस्ट इतनी सी यहाँ पे बात लिखी है, लॉजिकल बात है। और सबसेक्शन 2 में कहता है नो रजिस्टर्ड पर्सन, ऊपर किसकी बात करी थी? अनरजिस्टर्ड पर्सन की, यहाँ पे किसकी बात करी है? रजिस्टर्ड पर्सन की। रजिस्टर्ड पर्सन, इसके बाद जीएसटीएन नंबर होगा, इसके बाद जीएसटीएन नंबर होगा। इसको कहता है कि आपके पास जीएसटी नंबर है, ये तो जीएसटी, ये जो वैल्यू इसकी भी मान लो 1 लाख रुपए की सप्लाई है, तो ये 1 लाख रुपए में जीएसटी लगाएगा। ये 1 लाख रुपए में जो भी एप्लीकेबल रेट है, मान लो 12% एप्लीकेबल रेट है, तो ये तो 12,000 रुपए टैक्स चार्ज करेगा, ये तो चार्ज करेगा। तो इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है नो रजिस्टर्ड पर्सन shall collect tax except एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई इसमें, इस एक्ट में जो टैक्स लिखा गया है वो तो कलेक्ट करेगा, ये नहीं है कि उसके अलावा कुछ और टैक्स वो चार्ज कर रहा है, इस तरीके से नहीं चलेगा। वो जो इस एक्ट में पावर दी है वो एक्ट जो है उसके, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स चार्ज कर सकता है रजिस्टर्ड पर्सन। तो ये यहाँ पे लिखा है नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल कलेक्ट टैक्स एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड पर्सन कैन कलेक्ट जीएसटी ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ अंडर सीजीएसटी एक्ट।
राइट। ऊपर अनरजिस्टर्ड को कह दिया कि आप कुछ नहीं ले सकते, और रजिस्टर्ड पर्सन को कह दिया आप जो लोगे सिर्फ और सिर्फ जो है वहां पे जो है आप इस प्रोविजन इस एक्ट के हिसाब से जो आपको आप जो लेवी है और कलेक्ट कर सकते हो वो ही टैक्स जो है लोगे, मतलब जीएसटी जो है कलेक्ट करोगे। तो इसको अगर हम सम अप करें तो यहाँ पे ये सेक्शन 32 हमारा क्या कहता है, वो प्रोहिबिशन लगाता है, रोक लगाता है। किस में रोक लगाता है? अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स में रोक लगाता है। कहता है कि सेंट्रल टैक्स आप ले सकते हो, आप स्टेट टैक्स ले सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन एक्ट में आपको पावर दे रहे हैं। सेंट्रल टैक्स कलेक्ट करने के लिए कौन सा सेक्शन पावर दे रहा है? सेक्शन 31 सबसेक्शन 31 और 32 जो है इसके रिगार्डिंग बात कर रहा है। और इसके तहत हम अगर 31 के तहत हम अनरजिस्टर्ड हैं तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। 32 के तहत हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो हम जो है कलेक्ट कर सकते हैं। क्या कलेक्ट कर सकते हैं? हम सीजीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं। सीजीएसटी ही कलेक्ट, यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट क्या परमिट कर रहा है? वो सीजीएसटी एक्ट लेने के लिए परमिट कर रहा है, सिर्फ सीजीएसटी एक्ट के लिए परमिट कर रहा है। और ऐसा ही स्टेट एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा, और इसलिए एसजीएसटी एक्ट के 31 और 32 में भी सेम बात लिखी, इसलिए जो है वो एसजीएसटी भी कलेक्ट कर सकता है। एसजीएसटी कलेक्ट करने की पावर यहाँ नहीं है, वो कहाँ है? एसजीएसटी एक्ट जो है पावर दे रहा है, और एसजीएसटी एक्ट के हिसाब से जो है वहां पे वो कलेक्ट कर रहा है। रजिस्टर्ड पर्सन क्या कलेक्ट कर रहा है? एसजीएसटी कलेक्ट कर रहा है। समझ आ रही है? जो सा एक्ट होगा वही पावर देगा उस टैक्स को कलेक्ट करने की, लेवी करने की और कलेक्ट करने की, राइट। ऐसे ही इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी एक्ट जो है वो हमें उसका सेक्शन नंबर 20 जो है वहां पे, जैसे यहाँ पे सेक्शन नंबर 32 पावर दे रहा है, वहां पे सेक्शन नंबर 20 जो है पावर देता है वहां पे कलेक्शन की, लेवी की और कलेक्शन की पावर देता है सेक्शन नंबर 20। ऐसे ही यूनियन टेरिटरी एक्ट का जो है सेक्शन नंबर 21 जो हमें पावर देता है लेवी की और कलेक्शन की। वहां पे जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे यूटी जीएसटी जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है हमें अलग अलग एक्ट जो है परमिट कर रहा है कलेक्शन के लिए। तो वहां पे इस पावर के तहत जो है हम अमाउंट जो है कलेक्ट कर पा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सेक्शन जो है सेक्शन 33, ये कहता है अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस या फिर अदर डॉक्यूमेंट। तो ये क्या कहना चाह रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। मैं उनको नहीं मानता। कहता है वेयर एनी सप्लाई इज मेड फॉर अ कंसिडरेशन, जहां पे कोई सप्लाई दी जा रही है और बदले में क्या मिलेगा? कंसिडरेशन मिलेगा। सप्लाई दे रहे हैं और कंसिडरेशन ले रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, कंसिडरेशन ले रहे हैं, उसमें क्या होगा? एवरी पर्सन वो इज लाइबल टू पे टैक्स। जो कौन होगा ये लाइबल टू पे टैक्स? किसके लिए होगा? रजिस्टर्ड पर्सन के लिए लाइबल टू पे टैक्स होगा। फॉर सच सप्लाई शेल प्रोमिनेंटली इंडिकेट, क्या करेगा? वो अलग से जो टैक्स वो ले रहा है, वैल्यू तो ले ही रहा है, 1 लाख रुपए तो ले ही रहा है, उसका एप्लीकेबल 12% के हिसाब से 12,000 जो वो ले रहा है, वो जो है वो हर डॉक्यूमेंट में, चाहे वो असेसमेंट के लिए डॉक्यूमेंट हो, चाहे टैक्स इनवॉइस हो, चाहे कुछ और डॉक्यूमेंट हो, जो भी वो टैक्स ले रहा है, जो लाइबल टू पे है, वो साथ में टैक्स जो ले रहा है, वो अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो उसमें मेंशन करेगा। विच शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस एट विच सच सप्लाई इज मेड, मतलब विच शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्राइस। प्राइस क्या है? 1 लाख रुपए। इसका पार्ट, इसका जो है इस जो वो टोटल अमाउंट ले रहा है, टोटल अमाउंट कितना ले रहा है? 1,12,000। तो 1,12,000 का जो है 12,000 जो है पार्ट है, तो वो जो 12,000 का पार्ट है वो भी अमाउंट में स्पेसिफाई करेगा। हमें रूल्स भी स्पेसिफाई, रूल भी कहता था, रूल नंबर 46 जब हमने पढ़ा था वहां पे भी लिखा हुआ था कि वहां पे अमाउंट ऑफ टैक्स जो है मेंशन करना होगा। यहाँ पे सेक्शन 33 भी यही बात कहता है कि अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो हमें अलग से डालना होगा। टैक्स इनवॉइस हो चाहे एनी अदर डॉक्यूमेंट हो, हमें वहां पे मेंशन करना होगा। इसको भी यहाँ पे बता दिया कि सप्लाई जब हम कर रहे हैं फॉर अ कंसिडरेशन, यहाँ पे ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सप्लाई था, कंसिडरेशन था, पर्सन लाइबल टू टैक्स था, राइट। ये वाला सप्लाई हो गया, कंसिडरेशन ये फॉर पर्सन लाइबल टू टैक्स। कंपल्सरी टू इंडिकेट टैक्स अमाउंट, क्या है? टैक्स अमाउंट, मतलब किसकी अमाउंट की बात कर रहा है? 12,000 जो है अलग से स्पेसिफाई करना जरूरी है। चाहे कोई असेसमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, चाहे टैक्स इनवॉइस है, या फिर अदर इनवॉइस, जैसे कि हम कह सकते हैं बिल ऑफ, इसमें क्या कहते हैं,
बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट बिल, ये कोई भी चीजें हैं जहाँ पे जो है हमें टैक्स अमाउंट जो है मेंशन करना है, तो वहाँ जहाँ पे हमें सप्लाई की वैल्यू मेंशन करनी है, वहाँ पे हमें टैक्स इनवॉइस जो है, टैक्स अमाउंट जो है अलग से मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे ये जस्ट छोटे-छोटे सेक्शन जो 2-3 थे, 31A, 32 और 33 जो है, ये छोटे-छोटे से पॉइंट थे इसमें, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब सेक्शन नंबर 34 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 31 और सेक्शन नंबर 34, ये 2 सेक्शन हमारे इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सेक्शन नंबर 34 हम शुरू करने जा रहे हैं। 31 में हमने बात करी थी टैक्स इनवॉइस की, यहाँ पे हम बात करेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की। कई बार ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि हमें ये ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट नोट इश्यू करना है या क्रेडिट नोट इश्यू करना है। जब हमें इसका बेसिक पता होगा कि हमें किस लिए यूज करना है, तो हमें पता लग जाएगा कि हमें डेबिट नोट यूज करना है या क्रेडिट नोट यूज करना है। तो इसलिए हमें इसके पीछे रीजनिंग समझनी होगी कि रीजनिंग क्या है, कि हमें किस लिए यूज करना है, तो हमें समझ आ जाए कि हमें कौन सा यूज करना है, हमें क्रेडिट नोट यूज करना है या हमें डेबिट नोट यूज करना है। इसके लिए हम पहले ये देखेंगे कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट है क्या। डेबिट नोट की अगर हम बात करें, तो डेबिट नोट के लिए कहता है विल बी इशूड इन केस ऑफ इंक्रीज इन द टैक्सेबल वैल्यू, विल बी इशूड इन केस ऑफ इंक्रीज इन द टैक्सेबल वैल्यू और साथ में इंक्रीज इन टैक्स। हमने किसी कस्टमर से जो है 12,000 रुपए चार्ज करने थे, गलती से उससे 10,000 रुपए चार्ज कर लिए और उसको हमने बाद में रिक्वेस्ट करी कि यार गलती से हमने आपसे जो है ये जो है 10,000 रुपए चार्ज कर लिए, इसका जो है इसका जो एक्चुअल प्राइस था ये 12,000 था, ये गलती से ऐसा हो गया है। वो कहता है, वो सामने वाला मान गया, कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप जो है 2,000 रुपए आपके जो एक्स्ट्रा बनते हैं, अब वो ट्रांजेक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, माल भी पहुंच गया उसके पास, ट्रांजेक्शन भी पूरी हो गई, अब उससे 2,000 क्या लें, 2,000 कैसे लें। 2,000 लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, ताकि वो अपनी बुक्स में भी रिकॉर्ड कर सके उस 2,000 रुपए को और हम अपनी बुक्स में भी उस 2,000 को रिकॉर्ड कर सकें। तो उसको जब हमें अपनी वैल्यू, सप्लाई की वैल्यू को जब हमने एनहांस करना है, जब हमने वैल्यू को बढ़ाना है, तो उस बढ़ाने वाली वैल्यू को जो है हमें डेबिट नोट का यूज करना होगा। जब भी हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई को बढ़ाना है और उसके अकॉर्डिंग टैक्स जो है बढ़ाना है, तो उस केस में हमें डेबिट नोट का यूज करना पड़ेगा। जब हमने सप्लाई करी होगी तो भी हमें जो हमारे डेटर बढ़े होंगे, और जब हम डेबिट नोट यूज करेंगे तो भी हमारा वो डेटर जो है बढ़ जाएगा। 10,000 से हमारी पहले सप्लाई बढ़ी, राइट, हमने 2,000 रुपए और उसको कहा कि यार 2,000 रुपए और थे, हमने गलती से वो और मान गया, तो हमारा जो है 10,000 से फिर वो बढ़ के और 12,000 हो जाएगा वो डेटर। तो ऐसे केसेस में हम उसको क्या करेंगे, उस डेटर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम जो है उसके डेबिट नोट का जो है इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे, डेबिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। हमारे लिए वो डेटर है, हम उसके सप्लायर हैं, हमने उससे पेमेंट लेनी है, राइट, मैंने उसको सेल करी, मेरे लिए वो डेटर है, मैंने अपने डेटर की वैल्यू को और बढ़ाना है, मैंने अपने डेटर की वैल्यू को और बढ़ाना है, तो मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, हम मुझे डेबिट नोट का इस्तेमाल करना होगा। इसका वाइसी वर्सा केस, मैंने गलती से उससे जो है 10,000 चार्ज कर लिए और एक्चुअल वैल्यू जो थी 9,000 थी, एक्चुअल वैल्यू जो थी 9,000 रुपए थी, गलती से उसे 10,000 रुपए चार्ज कर दिए, लेकिन मैंने कहा नहीं यार गलत नहीं करना, उसको मैंने बता दिया भैया आपका 1,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा चार्ज हो गया बिल में। उसने कहा बहुत बढ़िया, आप तो पहले बंदे हो जो मेरे को दोबारा बता रहे हो, नहीं तो लोग बताते नहीं है और जो है ले लेते हैं, वो कहते हैं ठीक है वैल्यू मिल गई। नहीं, उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, अब हमें वैल्यू जो है 10,000 से कहाँ लानी है, 9,000 पे लानी है। 10,000 से वैल्यू 9,000 पे लानी है, तो हमें क्या करना होगा, मुझे उस डेटर को जो है कम करना होगा, उस डेटर को जो है क्रेडिट करना होगा, और उसको क्रेडिट करने के लिए मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसको, उसकी वैल्यू को कम करने के लिए, उस डेटर की वैल्यू को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे वैल्यू बढ़ानी थी तो मैंने डेबिट नोट का इस्तेमाल किया, वैल्यू मुझे कम करनी है तो मुझे क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यही बात यहाँ पे लिखी है, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट कब इस्तेमाल करना है, विल बी इशूड इन केस ऑफ डिक्रीज इन द टैक्सेबल वैल्यू। डिक्रीज इन द टैक्सेबल वैल्यू, पहले 10,000 रुपए थी, 10,000 से जो है हमने 9,000 पे लाना है, तो हमें वैल्यू, ट्रांजेक्शन वैल्यू की जो वैल्यू कम कम करनी है, उसके लिए जो है हमें क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। डिक्रीज इन द टैक्सेबल वैल्यू एंड डिक्रीज इन द टैक्स रेट और इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स।
मान लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने 10,000 रुपए की जो सप्लाई करी थी वो गुड्स जो है डिफेक्टिव निकल गए। मेरे को फोन आया, यार ये तो गुड्स ही खराब है आपके। उसने कहा कोई नहीं, ये वारंटी वाले गुड्स हैं, वो ये गारंटी वाले गुड्स है, कोई बात नहीं, जो भी है खराब है कोई बात नहीं, आप वापस कर दो, आप पैसे ले लो, कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमें पूरे के पूरे जो है पैसे भी वापस मिलने हैं। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले मैंने सप्लाई करी थी, मैंने सेल करी था, मैंने टैक्स इनवॉइस रेज किया था, अब मैं 10,000 का माल वापस ले रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मुझे उस डेटर को क्या करना है, कम करना है, क्रेडिट करना है। तो मुझे क्या इस्तेमाल 10,000 से क्या इश्यू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। मुझे 10,000 का क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करना पड़ेगा। मैं उसको जो है क्रेडिट नोट इश्यू कर दूंगा, उसके ब्याह पे जो है मेरी सेल जो है 10,000 की जो थी वो रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से। राइट, ये ट्रीटमेंट रहेगा हमारा डेबिट नोट का और क्रेडिट नोट का। इसके रिगार्डिंग सेक्शन 34 क्या कहता है, सिनेरियो ऑफ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। इसके रीजनिंग को समझना बहुत जरूरी है, कब डेबिट नोट का इस्तेमाल होता है, कब क्रेडिट नोट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत बार इसके रिगार्डिंग जो है कंफ्यूजन देखी गई है कि हमें रेस क्या करना है, इसी में क्लैरिटी नहीं मिल पाती। जब यही क्लैरिटी नहीं मिल पाती, एक पार्टी गलत रेस करती है तो सामने वाले को उसकी कॉपी आती है, तो उसके उसके लिए भी वो चीज गलत हो जाती है। तो वहां पे हमें जो है ध्यान में रखना है, हमें डेबिट नोट कब इस्तेमाल करना है और हमें क्रेडिट नोट कब इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कहता है सेक्शन 31(1) जो है बात करता है क्रेडिट नोट की। इसको अभी हम डिटेल में करेंगे, अभी जस्ट इसका लेआउट तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रहेंगे। 31(1) क्रेडिट नोट जो है क्रेडिट नोट की बात करता है। क्रेडिट नोट क्या करना है, वैल्यू को कम करना है। जब कम करना है तो क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि हमने एक्चुअल ट्रांजेक्शन जो है टैक्सेबल वैल्यू ज्यादा चार्ज कर दी और एक्चुअल वैल्यू कम थी। जो अभी हमने एग्जांपल लिया ना, टैक्सेबल वैल्यू हमने 10,000 चार्ज कर दी और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 9,000 रुपए थी। हम क्या करेंगे, 1,000 रुपए से हमें जो है वैल्यू को कम करना है, तो हम जो है क्रेडिट नोट इसका इस्तेमाल करेंगे। या हमने टैक्स जो है, जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंगली इसका टैक्स भी ज्यादा होगा। तो मान लेते हैं इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए मान लो 10% रेट है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे 1,000 रुपए चार्ज करा था और कितना करना था, 900 रुपए जो है जीएसटी चार्ज करना था। तो वहां पे कितना था, यहाँ पे हमारे को रिडक्शन कितनी से करनी होगी, 100 रुपए से टैक्स की वैल्यू जो है कम करनी होगी। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। या फिर हमारे लिए जो गुड्स था वो रिटर्न हो गया, रेसिपिएंट ने जो है हमें गुड्स को रिटर्न कर दिया, गुड्स आर रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। अगर हमारे को हमने जो सेल किया था वो वापस आ गया, वो रिटर्न हो गई, तो उस केस में हमारे लिए क्या रहेगी, हमें क्या इशू करना होगा, डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट इशू करना होगा। या गुड्स आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, जो हमने सेल करी वो जो था वो गुड्स जो है डिफेक्टिव हो गई, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, हमें जो है क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करना होगा। बेसिकली हमें जहां पे सेल की वैल्यू को कम करना है, हमें क्रेडिट नोट का इस्तेमाल करना है। हमें जहां पे सेल की वैल्यू को बढ़ाना है, वहां पे हमें डेबिट नोट का इस्तेमाल करना है। और डेबिट नोट के लिए जो है हमारा सेक्शन रहेगा, एप्लीकेबल सेक्शन 34 सब सेक्शन 3। कौन कौन से केस बनेंगे, जहां पे टैक्सेबल वैल्यू कम, हमने कम चार्ज कर दिया, हमने 10,000 चार्ज कर दिया और कितना चार्ज करना था, 12,000 चार्ज करना था, तो हम 2,000 रुपए का क्या रेस करेंगे, 2,000 का हम डेबिट नोट जो है रेस करेंगे। सेम हमने जब वैल्यू चार्ज कम करी तो हमने वहां पे टैक्स भी चार्ज कम किया, तो हम एडिशनल टैक्स जो चार्ज करेंगे उसके लिए भी जो है हमें डेबिट नोट का जो है इस्तेमाल करना होगा। तो ये हमारे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे। यहाँ पे 4 सर्कमस्टांसेस हमारे मोटे मोटे बनते हैं जहाँ पे हमें क्रेडिट नोट इस्तेमाल करना होगा। और डेबिट नोट तो हमने अगर एक्स्ट्रा चार्ज जब करना है या टैक्स चार्ज करना होगा या वैल्यू चार्ज करनी होगी, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए जो है डेबिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। क्रेडिट नोट के लिए एडिशनल हो सकता है कि गुड्स डिफेक्टिव हो गए, उन केसेस में भी जो है हमें क्रेडिट नोट का यूज करना होगा। अब हम सेक्शन को रेफर करते हैं, इसके रिगार्डिंग सेक्शन 34 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है, वेयर द टैक्स इनवॉइस has been issued to the supply has been issued for the supply of goods or services or both the taxable value और द टैक्स चार्ज। जो वही दो बात करी ना हमने, कौन कौन सी, टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स चार्ज, इज फाउंड टू बी एक्सीड, ज्यादा चार्ज कर लिया, इज फाउंड टू बी एक्सीड, ज्यादा चार्ज कर लिया, हमें क्या करना है, अब उसको कम करना है। हमने ज्यादा चार्ज कर लिया और हमें कम चार्ज करना था। ये 10,000 और 9,000 वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, राइट, ये वाला एक ध्यान में रखो एग्जाम्पल। तो हमने गलती से ज्यादा चार्ज कर लिया और हमें जो है कम चार्ज करना था, तो वहां पे ये जो हमने 1,000 रुपए जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया और यहाँ पे 100 रुपए जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए क्रेडिट नोट का जो है इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए यहाँ पे जो हमने फाउंड टू बी एक्सीड, जितनी कितनी वैल्यू एक्सीड है, यहाँ पे हमारी 1,000 रुपए टैक्सेबल वैल्यू कहें और साथ में ही हमारी अकॉर्डिंगली 100 रुपए जो है
टैक्स और 1000 पे जो है वैल्यू, ये एक्सीड हो गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो है इसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेंगे, मे इशू क्रेडिट नोट। हम क्या इशू करेंगे, क्रेडिट नोट हम इशू करेंगे, मे इशू क्रेडिट नोट, राइट। तो क्रेडिट नोट का इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना होगा उसकी वैल्यू को कम करने के लिए, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। ठीक है, रीजनिंग समझनी जरूरी है कि कब हमें क्रेडिट नोट इशू करना है, कब हमें डेबिट नोट इशू करना है, राइट। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 31 34 का सबसेक्शन 2 कहता है एनी रजिस्टर्ड पर्सन वो इशू क्रेडिट नोट। ठीक है, सप्लायर, मैं ऐसा करते हैं, मैं सप्लायर बनता हूँ, आप रेसिपिएंट बनो, इसको समझने में आसानी होगी कि मैं 10,000 रुपए जो है क्या हो गया था कि यहाँ पे जो है 9,000 चार्ज करने थे और ज्यादा चार्ज हो गए, तो अब मुझे वैल्यू कम करनी है, तो मैं जो है 10,000 की जगह 9,000 चार्ज करने थे, तो मैं 1,000 रुपए से क्रेडिट नोट इशू करूंगा, मैं 1,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू करूंगा, राइट। तो रजिस्टर्ड पर्सन वो इशू क्रेडिट नोट, मेरी बात हो रही है यहाँ पे, क्रेडिट नोट मैं इशू करूंगा। shall declare the detail of such credit note in return for the month during which such credit note was issued। वहां पे उसकी सारी डिटेल जाएगी, कौन सा क्रेडिट नोट किस इनवॉइस के रिस्पेक्ट में इशू हुआ। जब हम क्रेडिट नोट बनाते हैं तो वहां पे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, ओरिजिनल इनवॉइस की डेट भी डालते हैं कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट जो ये वैल्यू कम कर रहे हो, आप कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट कर रहे हो। तो वहां पे हम बताएंगे कि हम ये वाला इनवॉइस जिसमें हमने 10,000 रुपए चार्ज कर दिए थे, जो कि इस दिन का है, इसके अगेंस्ट जो है हम ये क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं। वो कहता है ये हम कब तक इशू कर सकते हैं ये क्रेडिट नोट। इसको गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को जब मैंने 10,000 रुपए चार्ज कर दिए थे तो गवर्नमेंट को टैक्स भी जो है 10,000 के हिसाब से मिल गया था, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल गया था। अब मैं उसको उसकी वैल्यू को कम कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट को जो है टैक्स को भी जो है मैं उसका टैक्स एलिमेंट भी कम करूंगा। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट की टैक्स की वैल्यू कम हो रही है तो गवर्नमेंट जाग जाती है, और ऐसे वैल्यू इसमें ऐसे केस में जब गवर्नमेंट जागती है तो वो वहां पे क्या करती है, टाइम लगा देती है कि आपने वैल्यू कम करनी है, कम करनी है तो कह देती है कि कब तक आप कम कर सकते हो। कम करने के लिए टाइम पीरियड डाल दिया कि सितंबर मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कब तक कम कर सकते हो, बट नॉट लेटर देन सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच सब सप्लाई वाज मेड, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। कब तक कर सकते हैं, सितंबर, अगले अगले साल के सितंबर मंथ तक, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। ये सेम जो लिमिट है ये हमने कहीं और भी पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, याद आ जानी चाहिए। ये हमने जब सेक्शन 16 इनपुट टैक्स क्रेडिट का पढ़ा था, वहां पे हमने सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर हमने बात पढ़ी थी कि हम आईटीसी कब तक अवेल कर सकते हैं। वहां पे आईटीसी अवेल करने